दोस्तों वेलकम टू लाइब्रेरी। आज एक नई किताब के साथ हाजिर हुआ हूँ, सिविलाइजेशन एंड डिसकॉन्टेंट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, सिगमंड फ्रायड ने 1930 में लिखी थी। इस किताब की जो बुनियादी थीम है वो ये है कि हमारा जो नॉर्मल नेचुरल सिविलाइजेशन प्रोसेस हुआ है उसने हम ह्यूमंस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, किस तरह से हमारे बिहेवियर को पैथोलॉजिकल कर दिया है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, इस पर हम बात कर लेंगे। पहले हम थोड़ी सी बात सिगमंड फ्रायड पर कर लेते हैं। सिगमंड फ्रायड न्यूरोलॉजिस्ट हैं, साइकोएनालिस्ट हैं, कई एक थ्योरीज उनसे मंसूब हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी कहलाते हैं। 1856 में फ्रैमबर्ग में पैदा हुए थे। ये ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जो कि अब चेक रिपब्लिक कहलाती है, वहाँ पैदा हुए थे। इनके वालिद जो थे वो वूल का कारोबार करते थे और इनकी वालदा उनसे 20 साल छोटी थी। बड़ी मज़ेदार बात यह कि जब इनके वालिद और वालदा की शादी हुई थी तो उस वक्त उनके 2 बड़े बच्चे भी हो चुके थे, ग्रोइंग चाइल्ड थे, बल्कि उनके ग्रैंडसन भी थे जिनका नाम जॉन था। और उनके साथ हमारे जो फ्रायड थे उनकी बड़ी एम्बुलेंट किस्म की रिलेशनशिप थी। एम्बुलेंट से मुराद यकीनन आप समझती होंगे कि ऐसी रिलेशनशिप जिसके अंदर दोस्ती भी हो और दुश्मनी भी हो। अच्छा, फ्रायड की अजीब व गरीब बात रही ज़िंदगी की कि इनकी जितनी भी रिलेशनशिप्स थी, जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप रही, जो भी इनके पेयर्स थे, उनके साथ इनकी ताल्लुकात हमेशा ऐसी रहे, या तो इनके लोग डिसाइपल्स रहे, फॉलोअर्स रहे, या फिर वही लोग बाद में ट्रेटर्स हो गए। तो उस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन पहले से थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मैं कि इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से मेडिसिन किया था। और मज़ेदार बात है कि वो एक आम फिजिशियन की तरह प्रैक्टिस नहीं करना चाहते थे, वो असल में रिसर्च में रहना चाहते थे। तो उन्होंने उस दौरान ब्रेन ऑफ ह्यूमन ब्रेन के ऊपर, कोकेन के सर्जिकल यूज़ के ऊपर, और जो गुनेट्स ऑफ ईट्स एक तरह के स्नैक्स होते हैं, उस पर उन्होंने रिसर्च की थी। एनीवे, कुछ बात कर लेते हैं इनकी उस रिलेशनशिप के हवाले से कि इनकी ज़िंदगी में कई तरह के लोग आए और उनके साथ उनकी रिलेशनशिप हमेशा मुख्तलिफ होती चली गई। जैसे विल्हेम फ्लेस एक साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट थे, उन्होंने इन्फेंटाइल साइकोलॉजी, इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी के ऊपर काम किया था और इनेट बाइसेक्सुअलिटी पे काम किया था। मतलब ये वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर ये इस तरह से बात की जा सकती है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो असल में एक बाइसेक्सुअल एनिमल है। इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी से मुराद ये है कि जो बचपन में इफ़ेक्ट्स होते हैं ट्रॉमेटिक, वो किस तरह से सेक्सुअल इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो किस तरह से एडल्ट लाइफ पर इफ़ेक्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसी जोसेफ ब्रेयर का नाम इनके साथ लिया जाता है। जोसेफ ब्रेयर के साथ इन्होंने हिस्टेरिया पे काम किया था और वहाँ पर भी यही हुआ कि उन्होंने, जोसेफ ब्रेयर ने हमेशा ये कहा कि साहब जो हिस्टेरिया है, अच्छा हिस्टेरिया क्या है? हिस्टेरिया साइकोसोमेटिक सिम्टम्स होती हैं जो आमतौर पर औरतों में ज़्यादा कॉमन होती है। उसमें ये होता है कि मुख्तलिफ किस्म की सिम्टम्स होती हैं, लाइक हेडेडनेस हो रही है, डिजीनेस हो रही है, एजिटेशन हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। एक बड़ी सोमेटिक कंप्लेन होती है, लेकिन इसका उसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं आता है, उसका रीज़न ज़्यादातर साइकोलॉजिकल होता है। तो जोसेफ ब्रेयर का ख्याल था कि ये असल में ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज़ की वजह से होता है, यानी कोई डैमेज होता है ब्रेन में। जबकि हमारे फ्रायड का ख्याल था कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं बचपन में, या फिर कुछ अनकॉन्शियसनेस के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसकी वजह से ये सिम्टम्स डेवलप होती है, जिसको हम हिस्टेरिया कहते हैं। बिल्कुल ऐसे कैरन हॉर्नी का नाम लिया जाता है। कैरन हॉर्नी से भी उनके ताल्लुक ऐसे ही थे कि ये खातून पहले डिसाइपल थी इनकी फॉलोअर थी, लेकिन बाद में इनका जो इनकी एक थ्योरी थी एडिपस कॉम्प्लेक्स के हवाले से कि बाप और बेटी या माँ और बेटे के दरमियान जो रिलेशन है उसका ताल्लुक फॉर सम रीज़न लाइक रिप्रेशन ऑफ सेक्सुअल ड्राइव है। तो उस पर इनका ऑब्जेक्शन था। इन्होंने कहा था कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है, बल्कि ये बड़ा हार्श, बहुत ही हार्श इंटरप्रिटेशन है। बिल्कुल ऐसे ही कॉल युंग का नाम ले सकते हैं। कॉल युंग भी उसी दौर के साइकेट्रिस्ट थे, वो भी उनके शागिर्द थे, और उनका और इनके दरमियान भी इसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, खुसूसन अनकॉन्शियसनेस के हवाले से जो इनकी थ्योरीज थी उसके ऊपर उनके ऑब्जेक्शंस थे। अच्छा, कुछ किताबों का जिक्र कर लेते हैं। इनकी कोई लगभग 23 किताबें और बहुत सारे इनके पेपर्स आए। खुसूसन कुछ ऐसी किताबों के नाम मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत ही मारूफ हुई अपने ज़माने में। इनकी पहली बुक आई थी एफेजिया के ऊपर 1891 में। 1895 में इनकी हिस्टेरिया पर किताब आई थी, स्टडीज़ ऑफ हिस्टेरिया। 1899 में द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। 1904 यानी 1904 में साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। 1905 में 3 एसेस ऑन द थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी। 1920 में बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल्स। 1927 में फ्यूचर ऑफ इल्यूजन का सोचते ही हमें, क्योंकि ये इनकी किताब थी रिलीजन के हवाले से, गॉड के कॉन्सेप्ट के हवाले से, और इल्यूजन उस तरफ इशारा था। रिचर्ड डॉकिन की आपको किताब याद आ गई होगी, गॉड डिल्यूजन के हवाले से, तो उन्होंने डिल्यूजन कह दिया था। इन्होंने अपने दौर में इल्यूजन के लिहाज से इल्यूजन के उन्वान से किताब लिखी थी इसी मौजू पर। 1930 में ये किताब, जिसका आज हम डिस्कस कर लेंगे, सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकॉन्टेंट।
और आई थी, और 1939 में मोसेस के ऊपर एक किताब आई थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे, मोसेस एंड मोनोथिसिज्म। 1938 में फिर ये यहाँ से निकल गए थे अपने ऑस्ट्रेलिया से और इंग्लैंड आ गए थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ रही थी और हिटलर जो है वो ज्यूश के ख़िलाफ़ एक चल रहा था सिलसिला। इन्होंने अपनी जान बचाई, अपनी फैमिली को लिया और इंग्लैंड आ गए। 1939 में इनको जॉ का कैंसर हो गया और फिर उसके बाद उसी साल इनकी डेथ हो गई थी। कहते हैं कि इन्होंने अपने डॉक्टर से के ज़रिए से वो जो फिजिशियन असिस्टेंट डेथ जो होती है, जिसमें आप मॉर्फिन के हाई डोजेज लेते हैं, उसके थ्रू इन्होंने सुसाइड कर लिया था। इस तरह से इन्होंने अपनी टर्मिनल ट्रीटमेंट करवा ली थी। तो दोस्तों, ये सिगमंड फ्रायड की बात हो गई। एक छोटा सा क्लिप मेरे पास है, आप इसे देख लीजिए तो थोड़ा सा फिजिकल कॉन्टेक्ट हो जाएगा। आप देख लेंगे कि फ्रायड कैसे थे अपनी ज़िंदगी में। फिर हम आते हैं और इस किताब पर बात कर लेते हैं। My professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients. I discovered some important new facts about the unconscious out of these findings through a new science, psychoanalysis. I had to pay heavily for this bit of good luck. Resistance was strong and unrelenting. In the end, I succeeded, but the struggle is not yet over. My name is Sigmund Freud. वेलकम बैक दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपकी फ्रायड से मुलाकात आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा, ये मौजू खासा गंभीर है साइकोलॉजिकली। मैं समझ सकता हूँ कि इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी इस्तेमाल होंगी जो मुमकिन है कि साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए तो आसान हो, या इस सब्जेक्ट से मुताल्लिक़ जो डॉक्टर्स हैं या जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए आसान हो, लेकिन लेमैन के लिए ज़रा सी मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ को हम ज़रा यहाँ पर रिव्यू कर लें, शुरू में ही ज़रा देख लें कि क्या टर्मिनोलॉजी है, ताकि जब हम किताब को डिस्कस करें तो हमें आसानी से चीज़ें समझ में आती चली जाए। इनमें बहुत सी ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं दोस्तों जो खुद फ्रायड ने ही अपने तौर पे क्रिएट किया था, क्योंकि ये उसी का कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल, इड का मतलब क्या है? इड का मतलब एक इंस्टिंक्ट ड्राइव है जो एनिमल्स में भी होती है, ह्यूमन बींग्स में भी होती है। ये बड़ी बेसिक ड्राइव होती है जो कि फूड के लिए हो सकती है, जो कि सेक्स के लिए हो सकती है, जो बहुत ही बेसिक ड्राइव है, जो एनिमल ड्राइव है। इसकी कोई और बात नहीं है। दूसरी एक और टर्मिनोलॉजी जो बार बार यूज़ होती है साइकोलॉजी में, वो ईगो है। ईगो का मतलब यह है सेल्फ, यानी जो भी इड है, जो भी ड्राइव है, जो भी ख्वाहिश है, सेक्स की हो, जो भी फूड की हो, न्यूट्रिशन की हो, उसके लिहाज से कोई भी शख्स कैसे परफॉर्म करता है, वो उसका सेल्फ है, वो ईगो है। वो फॉलो करता है इंस्टिंक्ट ड्राइव को, दैट इज़ ईगो। अच्छा, एक और टर्मिनोलॉजी है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो असल में उस ईगो को कंट्रोल करने वाली एक ड्राइव है, एक ऐसी ह्यूमन, इसको इंस्टिंक्ट ड्राइव ही कहेंगे हम, कि साहब ईगो जाहिर बात है कैसे भी परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि वो तो इंस्टिंक्ट ड्राइव देख रहा है, वो तो इट देख रहा है। लेकिन सुपर ईगो एक तरह का, हम उसको उर्दू में ज़मीर कह सकते हैं, यानी ये अंग्रेजी में जैसे हम कॉन्साइंस कहते हैं, लाइक ये कॉन्शियस है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। तो जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो सुपर ईगो से आती हैं। वो ईगो को कंट्रोल करता है कि इट जो कह रहा है उसको इस तरह से लेके चलना है, बिल्कुल ही मतलब आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना। एक और लफ्ज़ आता है बार बार साइकोलॉजी के अंदर, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब क्या है? ऑब्सेशन का मतलब ये कि एक प्री ऑक्युपाइड थॉट है जो मुसलसल आता रहे ब्रेन के अंदर, और उसी के ऊपर कोई आदमी अटक जाए, ख्याल है जो पीछा ना छोड़े, उसको हम कहते हैं ऑब्सेशन। ऑब्सेशन की एक तो मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, ओल्ड एक लफ्ज़ है, OLD, ऑब्सेशन लव डिसऑर्डर, ये उसका एब्रीविएशन मैंने बनाया हुआ है। ऑब्सेशन लव डिसऑर्डर क्या है कि कोई साहब में जिनको लव हो गया फॉर एग्जांपल, अब वो उसमें इतना फंस गए, लाइक इट्स नॉट ओनली द इन्फेचुएशन या स्मॉल काइंड ऑफ फीलिंग, बल्कि वो इतना फंस गए कि वो अपने लवर को की पोजीशन तक चले गए, उसको कंट्रोल करने लगे हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल ऑब्सेशन लव डिसऑर्डर। ये एक डिसऑर्डर है, ये निगेटिव कैरेक्टर है ऑब्सेशन, बिल्कुल ऐसी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उसकी एक छोटी सी मिसाल दे सकता हूँ। आपने देखा होगा कुछ लोग हैं साहब, वो गली में जनाब वो वजू कर रहे हैं और बार बार पानी से हाथ धो रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब मैं साफ नहीं हुआ, पाकीज़ा नहीं हुआ, और वो बार बार हाथ धोते चले जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है साहब कि एक थॉट फंसा हुआ है जहन में, वो ऑब्सेसिव हुए हैं कि वो नापाक हैं, और कंपल्शन हो रही है उसकी क्या आप परफॉर्म कर रहे हैं एक एक्शन, और उस थॉट से आपको जब भी रिलैक्स हो पा रहे हैं जब आप पानी से हाथ धो रहे हैं। तो ये एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर
डिसऑर्डर है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक ऑब्सेसिव रिमिनेशंस होती हैं। लाइक ये बिल्कुल ऐसी बात है कि कोई ख्याल है जो पीछे फंस गया है, कोई ऐसी प्रीऑक्युपाइड ऐसी चीज़ है कि साहब एक काम ऐसा हो गया जिसकी वजह से गिल्ट डेवलप हो गई है। एक कुछ कर देना चाहिए था अच्छा जो नहीं कर पाए। जैसे कुछ लोगों के पेरेंट्स की आपने ख्याल नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, तो बाद में जनाब एक तरह की गिल्ट आ गई, तो वो एक ऑब्सेशन है जो फंसी हुई कि काश हम ऐसा कर लेते। तो वो एक तरह का वो भी एक निगेटिव थॉट है, क्योंकि दैट्स पास्ट लाइफ, गुजर गया जो वक्त, उसके ऊपर आप मुसलसल क्यों फंसे हुए हैं। बिल्कुल ऐसी न्यूरोसिस का एक लफ्ज़ है जो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी में यूज़ होता है। न्यूरोसिस भी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मगर ये और साइकोसिस ये भी यूज़ होता है। न्यूरोसिस और साइकोसिस में फ़र्क है। न्यूरोसिस एक माइल्ड डिसऑर्डर है, लाइक डिप्रेशन हो गया किसी को एंग्जाइटी हो गई, या किसी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, या फिर हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक लफ्ज़ होता है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के जिस्म में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन उसके स्ट्रेसेस हैं उसकी वजह से हो रहा है ये। तो ये इस किस्म के मेंटल डिसऑर्डर हैं जो कि बहुत ही बड़े डिसऑर्डर नहीं है, जो कि माइल्ड डिसऑर्डर हैं। जबकि साइकोसिस का जब हम यूज़ करते हैं साइकोलॉजी में वर्ड, इसका मतलब ये होता है कि एक एक्सट्रीम मेंटल कंडीशन है जिसके अंदर थॉट इतने डैमेज हो चुके हैं कि बिहेवियर या इमोशन दैट्स ऑल डिफरेंट, लाइक पर्सनैलिटी चेंज हो गई है, कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना मेंटल हो गया कोई, तो वो साइकोसिस है। जबकि न्यूरोसिस जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, इसमें आदमी पूरा साइकिक नहीं हो जाता, डिप्रेस रहता है, मूड डिसऑर्डर होते हैं इसमें। अच्छा, एक लफ्ज़ बार बार यूज़ होता है डिल्यूजन, जैसे मैंने अभी हमने बात की थी। डिल्यूजन और ऑब्सेशन में यही फ़र्क है कि ऑब्सेशन जो है वो तो एक थॉट है जो फंसा हुआ है, जबकि डिल्यूजन क्या है? डिल्यूजन एक मेंटल मतलब मिसइंटरप्रिटेशन है किसी भी फैक्ट की इन द फॉर्म ऑफ अ डिजीज़। लाइक आप उसको बीमारी की तरह वो बिल्कुल आपके सामने बैठ गई है, और वो डिल्यूजन यानी एक फॉल्स समझ लीजिए बिलीव है ओरिजिनल रियलिटी के ऊपर, कि आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, और एक फॉल्स बिलीव यानी उसके ऊपर एक बिलीव उसके ऊपर डेवलप हो गया, एक गलत कॉन्सेप्ट के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही एक टर्मिनोलॉजी और इन्होंने इंट्रोड्यूस की जो इस किताब के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, वो इरोज है, EROS। इरोज जो है वो असल में इनके ख्याल में एक ड्राइव है, जो ड्राइव टू लिव है, ड्राइव टू बी लिव्ड है, यानी एक ऐसी ड्राइव जिसको हम कह सकते हैं कि इसका ताल्लुक ज़िंदगी से है, कि इंसान जीना चाहता है, और उसका ताल्लुक फिर सेक्स से भी है कि सेक्स करना चाहता है ताकि अपने जैसे ऑफस्प्रिंग पैदा करे, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाए, उसको इरोज कहते हैं। बिल्कुल ऐसी एक टर्मिनोलॉजी लिबिडो भी है। लिबिडो जो है वो गो के अंग्रेजी का लफ्ज़ है दोस्तों, मगर ये सेक्सुअल ड्राइव, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ परफॉर्मिंग सेक्स। इसका ताल्लुक इसमें और इरोज में यही फ़र्क है। इरोज तो ज़िंदगी के लिए ड्राइव है, जबकि लिबिडो जो है वो सिर्फ सेक्स के लिए ड्राइव है। इसका ताल्लुक वैसा ज़िंदगी से नहीं है, इनमें बड़ा बुनियादी फ़र्क है। एक टर्मिनोलॉजी और इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थैनाटोस के नाम से। थैनाटोस जो है वो डेथ ड्राइव कहलाती है। डेथ ड्राइव का मतलब, अब जाहिर बात है डेथ ड्राइव तो कोई चीज़ होती नहीं है, कौन आदमी मौत की ख्वाहिश करेगा, मगर इसको और फॉर्म में इस तरह कह सकते हैं कि ये एक एग्रेशन की ड्राइव है, एक ऐसी ड्राइव है जो डिस्ट्रक्शन की ड्राइव है, जो वायलेंस की ड्राइव है, यानी किसी चीज़ को एक्वायर कर लेना, किसी चीज़ को हासिल कर लेना, दैट काइंड ऑफ ड्राइव, उसको हम कहते हैं थैनाटोस। कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस हम समझते ही हैं, ये भी बड़ी कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो अंग्रेजी में भी इस्तेमाल होती हैं और ऑफ कोर्स साइकोलॉजी में भी इस्तेमाल होती हैं। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस का मतलब यही है कि हमारी अवेयरनेस जो है, जो हमारी सराउंडिंग से है, जो एक कनेक्शन है, जो फीलिंग है, जो मेमोरीज है, जो जिस चीज़ से हम कॉन्टैक्ट में आए हुए हैं, दिस इज़ व्हाट कॉन्शियसनेस। सब कॉन्शियसनेस क्या है? अंडर द कॉन्शियसनेस, एक लेयर नीचे चले जाए, यानी कॉन्शियसनेस से नीचे की तय, यानी कोई चीज़ मेरे सब कॉन्शियस में मौजूद है, ख्याल करूंगा, गौर करूंगा तो वो मेमोरी से बाहर आ जाएगी। दिस इज सब कॉन्शियस, यानी ज़रा सा नीचे, कॉन्शियसनेस के नीचे। एक चीज़ है अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस, अन का मतलब नो, यानी लगता है ऐसा कि जैसे वो हमारे कॉन्शियसनेस में ही नहीं है, लाइक वो बिल्कुल एक ब्लैक स्पॉट है। मगर हमारे जो फ्राइड हैं वो कहते हैं कि अनकॉन्शियसनेस का बहुत बड़ा रोल है कॉन्शियसनेस के लिए, कि बहुत से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो हमारे अनकॉन्शियसनेस में रहते हैं, जो हमें यूं नज़र नहीं आते, मगर वो असल में वहाँ रहते हैं और वो हमारे कॉन्शियसनेस पर, हमारी पर्सनैलिटी पर असर करते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, दो और टर्मिनोलॉजी भी हैं जो उमूमी तौर पर साइकोलॉजी में यूज होती है, एक सुप्रेशन है और एक रिप्रेशन है। सुप्रेशन जो है वो कॉन्शियसली हम किसी भी थॉट को सुप्रेस करें कि मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहता, ये चीज़ मुझे तकलीफ दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के बाप की डेथ हो गई, वो कहता है कि यार मैं अपने बाप की डेथ के बारे में नहीं सोचना चाहता, वो मुझे तकलीफ देता है ख्याल, तो ये आप कॉन्शियसली सुप्रेस कर रहे हैं। और एक चीज़ है रिप्रेशन। रिप्रेशन और चीज़ है, रिप्रेशन सुप्रेशन की तरह ही लगता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप अनकॉन्शियसली किसी चीज़ को सुप्रेस कर रहे हैं, लाइक अनकॉन्शियसली वो अंदर, वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अंदर सुप्रेस है, किसी फॉर्म में है, वो अंदर दबा हुआ है। ये रिप्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस किताब के हवाले से। वो
ड्राइव कौन सी है जो दबती चली गई और सिविलाइजेशन प्रोसेस के अंदर फिर वो एक्सपोज हुई और सिविलाइजेशन ने उन रिप्रेस्ड ड्राइव को हमारे बिहेवियर में तब्दीली का सबब बना दिया। तो यही वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां तक मैं आना चाह रहा था कि ये टर्मिनोलॉजी तो ऑफ कोर्स इस किताब के लिए यूटिलाइज होंगी, मगर रिप्रेशन भी हमारे जहन में रहे। और एक और ख़ास बात सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन ये है कि कोई भी ऐसा जो कॉन्फ्लिक्ट है जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो टर्न हो जाए और वो कुछ ऐसे किसी चीज़ में कन्वर्ट हो जाए जो ज़्यादा क्रिएटिव हो, जो ज़्यादा पॉजिटिव हो, जो ज़्यादा सोशली एक्सेप्टेबल हो, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। इसको भी उन्होंने यहाँ यूटिलाइज किया इस किताब में। तो दोस्तों ये टर्मिनोलॉजी अगर हमारे जहन में रहे, एक जनरल आइडिया में रहे, तो साइकोलॉजी यूँ भी हमें पढ़ने में आसानी हो जाएगी और इस किताब की समझने में भी आसानी हो जाएगी। तो हम यूँ करते हैं कि छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद आकर मैं आपको बता देता हूँ कि इस किताब का मेजर एक्सट्रैक्ट क्या है, इसका मेजर इन्होंने बताने की क्या कोशिश की कि किस तरह से कौन से वो रिप्रेस थॉट्स हैं, वो कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो हमारे पूरे बिहेवियर को पैथोलॉजिकल करते चले गए। उनका ख्याल है कि हमारी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो सिविलाइजेशन से बड़ी डैमेज हुई है। तो एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं और फिर आकर बात कर लेते हैं। Here's to the people, pioneers searching for better. They work hard for their money, but the currency of life isn't dollars, pounds, or euros. It's love. This is who we serve. They're the inspiration behind Zoom. Whether they send money to help put food on the table or to fulfill bigger dreams, we are here for them. We are Zoom, the fast and secure money transfer app from PayPal. GTA Real or 78652949. वाजिद मलिक पेश करते हैं एक और शानदार प्रोजेक्ट इन द हार्ट ऑफ टोरंटो, वेस्टर्न विलेज। ब्यूटीफुल ब्रांड न्यू होम्स विद 2 bedrooms, 2 washrooms, minutes away from 401 York University and Yorkdale Mall. Exclusive brand new stainless steel home appliances included. Prices starting from only $719,900. Don't miss this wonderful opportunity. Call now 416-827-3333 or visit www.wajidmalik.com. Life is precious and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor at 416-816-9210. It's 416-816-9210. Are you looking for a different type of realtor? Meet Sohail Khan, broker owner of Century 21 Innovative Realty Inc. You don't need to know a lot about real estate, but you do need to know Sohail Khan, who knows a whole lot about real estate. He knows contracts, negotiations, research, he knows the market, and he really knows the area. When it comes to real estate buying or selling, Sohail Khan is a know-it-all. Get to know Sohail Khan. 416-822-0305 or at sohailkhan.ca. Experience excellence. Welcome to Soho's Fashion Studio, a wonderland of designer and bridal couture, where our in-house designers will design your dream dress and our fashion houses in Pakistan will create it. Find casual to luxury fabrics under one roof. Quality is our #1 priority. We are open Tuesday to Sunday, 12:30 to 7:30. Shipping internationally and within Canada is also available. Visit us at 2275 Britannia Road, West Mississauga, Unit 15. Or call us at 647-967-0351. टीम फरहान मॉर्गेज सॉल्यूशंस आपकी खिदमत में पेश 15 साल तजर्बे के हामिल।
आपकी जरूरियात और मर्जी के एन मुताबिक कारोबारी, रिहायशी, तामीराती और ज़रूरी मॉर्गेज सर्विसेज। हमारा कम तरीन मॉर्गेज रेट। टीम फरहान। Here at Team Farhan, we have mortgage solutions designed for you. टीम फरहान को एक दफ़ा खिदमत का ज़रूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. मज़ीद मालूमात के लिए 416-569-9294 या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.teamfarhan.com। एयर विंग्स ट्रेवल एंड टूर्स नॉर्थ अमेरिका की सबसे बाएतमाद और फास्टेस्ट एयर ट्रेवल सर्विसेज। 25 साल का तजर्बा लिए लातादाद अफोर्डेबल ट्रेवल डील्स के साथ एक्सीलेंस इन कस्टमर सर्विसेज ऑन जस्ट वन फोन कॉल। ये है एयर विंग्स ट्रेवल एंड टूर्स। फॉर बुकिंग कॉल नाउ 1855-247-9464 और 905-272-2300। एयर विंग्स ट्रेवल एंड टूर्स। दोस्तों किताब पर बात कर लेते हैं। बड़ी अहम बातें हैं, ज़रा हमें तवज्जो से सुननी पड़ेंगी चीज़ें, इसलिए कि इनका जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हमें याद रखना चाहिए कि फ्रायड जो हैं वो बड़े एग्रेसिव हैं और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। तो हमें बिल्कुल अपने साइकोलॉजी के स्टूडेंट की तरह इस किताब को पढ़ना पड़ेगा और चीज़ों को लेना पड़ेगा। ये जो पहला चैप्टर इनका शुरू हुआ है वो असल में सिविलाइजेशन के एनालिसिस से शुरू हुआ है। इन्होंने सिविलाइजेशन की पूरी इन जनरल एनालिसिस किया और एक इंडिविजुअल के भी, जो एक फ़र्द जो है उसके भी तमाम मामलात को उन्होंने एनालाइज किया है। इब्तिदा इन्होंने की है रिलीजन से, और रिलीजन के अंदर इनका एक अपना ख्याल था 1907 में और 3 साल कबल इस किताब के आने से 1927 में भी 2 जगह इन्होंने एक शुरू में एक आर्टिकल में इन्होंने कहा था कि मज़हब जो है वो ऑब्सेशनल न्यूरोसिस है, यानी एक न्यूरोसिस है जो ऑब्सेशनल है। आप समझ गए होंगे क्योंकि मैं टर्मिनोलॉजी आपको बता चुका हूँ। और एक और जगह इनकी किताब आई, जैसे कि मैंने पहले बताया था, किताब आई थी द फ्यूचर ऑफ एन इल्यूजन। उसमें भी इन्होंने बताया था कि जो रिलीजन है वो इल्यूजन है और इसकी कोई फैक्ट्स नहीं है, इट्स जस्ट लाइक कोई बेसिस नहीं है। इन्होंने इसको इन्फेंटाइल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया शुरू के चैप्टर में। उन्होंने बताया कि रिलीजन का ताल्लुक इन्फेंटाइल स्ट्रक्चर से है, और इसका मतलब खुसूसन ये नहीं था कि ये कोई इंसल्ट करना चाह रहे थे, बल्कि इसका मतलब ये था कि बचपन में जिस तरह से जब छोटा होता है तो जैसे एक बाप का कैरेक्टर होता है, उसके लिए एक बाप ओमनीपोटेंट होता है या ओमनीसेंस होता है, यानी एक ऐसा कैरेक्टर होता है बाप जो ही नोज एवरीथिंग और ही हैज़ ऑल काइंड ऑफ पावर, क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है बच्चे को। तो यही कैरेक्टर जब बच्चा बड़ा होता है और एडल्ट फॉर्म में आता है तो वो गॉड को सुपुर्द कर देता है और उसके लिए खुदा का तस्वुर वैसे ही डेवलप हो जाता है। और इन्होंने कहा कि साहब रिलीजन का ताल्लुक इतना ही है। रिलीजन जो है वो चूंकि जब इंसान सोसाइटी में आता है, बड़ा होता है, तो उसके लिए बहुत से क्राइसिस आते हैं, पर्सनल क्राइसिस आते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, लव्ड वन होते हैं, किसी के मरने का खतरा होता है या फिर बीमारियां आती हैं। जो भी उसकी ज़िंदगी में थ्रेट्स आते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक फिगर, फादर लाइक फिगर यानी गॉड को क्रिएट कर लेता है, और फिर वही कैरेक्टर जो बाप का होता है, ओमनीपोटेंट और ओमनीसेंस वाला, कि वो ही नोज एवरीथिंग, ही कैन डू एवरीथिंग, वही अब गॉड बन जाता है। तो यूं इन्होंने पहले चैप्टर में पहले खुदा के तस्वुर से बात की। इस दौरान इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि इनके साथ एक और साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम रोलैंड था, जो 1866 में पैदा हुए थे। 1944 में इनकी डेथ हुई थी। लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने इनकी इस बात को अप्रूव किया। इन्होंने कहा कि हाँ तुम सही कह रहे हो कि रिलीजन का मतलब यही है, मगर उन्होंने रिफ्यूज़ किया। उन्होंने कहा, एक बात उन्होंने और कही, उन्होंने कहा कि नहीं, रिलीजन और भी कोई चीज़ है। इट्स ए मोर लाइक एक ओशियनिक फीलिंग है, एक ऐसी फीलिंग है जो बड़ी सराउंड कर लेती है। तो उसके ऊपर इन्होंने उसको रिजेक्ट किया फ्रायड ने, और बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि नहीं साहब, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, मेरे साथ कभी भी इस किस्म की कोई बिजार किस्म की फीलिंग मुझे कभी नहीं मिली। इन्होंने कहा कि जिस फीलिंग की आप बात कर रहे हैं वो 2 ही सूरतों में नजर आती है। अगर हम नॉर्मल सूरतों में देखें तो वो उस वक्त नजर आती है कि जब बच्चा छोटा होता है और ग्रो कर रहा होता है, 2 साल 3 साल 5 साल की उम्र में, जब वो इन्फेंटाइल फॉर्म में होता है, तो उस वक्त उसको एक फीलिंग मुमकिन है ऐसी मिलती होगी, दैट कुड बी अ नेचुरल फीलिंग। या फिर ये फीलिंग उस वक्त आ सकती है जब
जब ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर हो रहा हो कोई, तो उस वक्त ऐसी कोई फीलिंग आ जाए तो आ जाए, यानी एक एबनॉर्मल फीलिंग है ये, या फिर साइकोसिस हो जाए यानी मेंटल डिसऑर्डर हो जाए तो उसमें इस तरह की ओशैनिक फीलिंग आ जाए तो आ जाए, वरना इसका कोई इन्हें ये समझ में नहीं आती बात कि ऐसी कोई फीलिंग हो सकती है। तो इन्होंने टोटल इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया कि नहीं साहब, मैं ऐसी कोई फीलिंग को नहीं मानता। फिर उन्होंने इसके ऊपर डिस्कशन किया आगे किताब में। इन्होंने बताया कि अगर हम हिस्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं या बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो फिर हम देखते हैं कि इस किस्म का कोई भी हमें रेफरेंस नजर नहीं आता। हिस्ट्री के अंदर फिर वो पीछे चले गए, बिल्कुल रोमन एम्पायर से लेकर मॉडर्न दौर तक आए, और उन्होंने बताया कि किस तरह से नई कंस्ट्रक्शंस आई, तो हर नई कंस्ट्रक्शन का या मॉडर्न दौर का माजी से ताल्लुक रहा है। और बिल्कुल बायोलॉजिकल हवाले से भी जब ये गए तो उन्होंने प्रीमिटिव एज से शुरू किया और फिर अब तक आया और बताया कि किस तरह से प्रीमिटिव एज से लेकर जैसे जो हम बड़े होते चले जाते हैं उसके क्लियर कट कॉन्सेप्ट्स नजर आते हैं जो अनकॉन्शियसनेस में कॉन्फ्लिक्ट के फॉर्म में होते हैं और फिर वो मुख्तलिफ फेसेस से होते हुए एडल्ट पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं। यानी ओरल फेस है, एनल फेस है, फैलिक फेस है या जिनाइटल फेस है, ये सारे फेसेस दूसरे तीसरे पांचवें साल में होते हुए बढ़ते हैं, और अगर इन फेसेस के अंदर कोई रिप्रेशन आ जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो उसके लिहाज से पर्सनैलिटी में चेंज आती है। मगर उन्होंने कहा कि साहब वो इस तरह के ओशैनिक किस्म के ओशियन टाइप फीलिंग्स को वो रिजेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर बात आगे बढ़ी और उन्होंने इसी मौजू को आगे बढ़ाया और फिर ये चले गए सर्वाइवल एंड डिस्ट्रक्शन के हवाले से उन्होंने बात की। इन्होंने बात की चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन के हवाले से ये आपको याद ही होगा, इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे, 1809 में पैदा हुए थे, 1882 में इनकी डेथ हुई थी। उन्होंने बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बीइंग तक तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में ये बताया था कि साहब ये इनके अंदर एक लिविंग ड्राइव होती है। बिल्कुल ऐसी ही ड्राइव को इन्होंने इस्तेमाल किया और इरोस का कॉन्सेप्ट दिया, यानी एक तरह की ये एक एनालॉग ड्राइव है उसी की तरह की कि साहब इरोस जो है वो एक लाइफ की ड्राइव होती है जो ह्यूमन में पाई जाती है, और वो ड्राइव असल में यही है कि कोई भी बैक्टीरिया से लेकर एनिमल तक कोई भी हो वो अपने आप को प्रोपोगेट करना चाहता है, अपने आप को प्रोड्यूस करना चाहता है। ये एक फंडामेंटल किस्म का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। फिर साथ में वही वाली बात कि थैंटोस का कॉन्सेप्ट भी दिया कि एक डेथ की ड्राइव भी होती है जो उसके जस्ट दूसरी तरफ होती है, मगर ये अगला हिस्सा होता है। यानी अगर फर्ज करें कि इरोस जो है वो सिर्फ लिविंग ड्राइव है कि वो कोई भी एनिमल जो है वो जिंदा रहना चाहता है, तो थैंटोस जो है वो असल में आउटवर्ड मजीद है एग्रेसिव ड्राइव कि वो अपनी लिविंग को, अपने आप को प्रोपोगेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, यानी अगला स्टेप भी ले सकता है। तो थैंटोस जो है वो बड़ी एग्रेसिव ड्राइव है अपने आप को या अपने लिए सर्वाइवल की। तो इससे एग्रेसिव इम्पल्स जो इन्होंने कहा कि ये स्पिरिट ऑफ एग्रेशन है जो कि आउटवर्ड चलती है और किसी भी इंडिविजुअल को। लेकिन फिर आगे बात बढ़ाई इन्होंने कहा कि असल में मसला क्या है कि जब सिविलाइजेशन डेवलप होती है तो उसमें ये जो इरोज है, ये इरोज अपनी इंडिविजुअल उस पर नहीं चलता, बल्कि इरोज भी और जो थैनाटोस भी है, ये दोनों के दोनों उसी सूरत में आगे बढ़ते हैं जब ग्रुप फॉर्म हो। क्योंकि अगर फर्ज करें कि मैटिंग करनी है, ऑफस्प्रिंग पैदा करने हैं, सेक्स करना है या किसी किस्म से भी अपनी नस्ल आगे बढ़ानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ट्राइब्स के फॉर्म में हो या पॉपुलेशन के फॉर्म में हो, क्योंकि उसी सूरत में ये चीज़ मुमकिन हो सकती है और आगे बढ़ सकती है। तो उन्होंने कहा कि दोनों ड्राइव्स का होना जरूरी है। फिर आगे उन्होंने जाकर बताई ये बात कि असल में प्रॉब्लम यही है कि जब सोसाइटी के अंदर आप इन दो ड्राइव्स के थ्रू आगे बढ़ते हैं तो सोसाइटी में अगर ये ड्राइव्स को आप अप्लाई करना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो सोसाइटी आपको उसको अप्लाई नहीं करने देती है। तो उसके नतीजे में एक रिएक्शन डेवलप होता है, यानी थैंटोस जो है वो इनवर्ट डायरेक्शन में जाता है और उसके नतीजे में डिप्रेशन और एंग्जाइटी डेवलप होती है, उसके नतीजे में मेंटल डिस्टर्बेंस डेवलप होती है। इट्स ए वॉर बिटवीन थैंटोस और सुपर ईगो कर लीजिए कि जो सुपर ईगो है जो कंट्रोल करता है ईगो को, वो असल में थैंटोस को अप टू सर्टेन लेवल तक बढ़ने देता है एग्रेशन को, उसके बाद नहीं बढ़ने देता। तो थैंटोस और सुपर ईगो के दरमियान जब कभी भी एक सिविल वॉर होती है, कर लें इसको इस तरह से, तो उस सूरत में डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होता है और एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है। यूं इन्होंने ये बात आगे बढ़ाई। उसके बाद फिर और अगले चैप्टर में जब ये गए तो उन्होंने फिर और रिलीजन पर भी बात की, साथ ही साथ और सोसाइटी पर भी बात की, लेकिन रिलीजन के हवाले से ये बड़े क्लियर कट रहे। उन्होंने खासतौर पर एक जुमला यहाँ लिखा कि द रिलीजन ऑफ मैनकाइंड टू मस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज एग्जाम्पल ऑफ मैस डिल्यूजन। मैस डिल्यूजन है ये लोगों का डिल्यूजन है, लोगों का एक ऑब्सेसिव थॉट है, एक थॉट है जिसके अंदर वो ट्रैप हुए हैं। इट्स मोर लाइक अ फॉल्स बिलीव है। फिर आगे जाकर उन्होंने एक और जुमला भी एक जगह लिखा जो खासा इंपॉर्टेंट लगा मुझे। कह रहे हैं कि मेकिंग रिलीजन मोर मैच्योर सूटेबल फॉर द मॉडर्न एज बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द आइडिया फ्रॉम इम्पर्सनल यूनिवर्स फोर्स
टू पैटर्नलिस्टिक गॉड। तो इसके ऊपर भी उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो इम्पर्सनल जो यूनिवर्स का जो एक इंप्रेशन है उसको पैटर्नलिस्टिक गॉड के तस्वुर में लेके आना है। पैटर्नलिस्टिक गॉड का मतलब क्या है? पैटर्नलिस्टिक गॉड का मतलब ये है कि आप अपनी तमाम जिम्मेदारियों से आज़ाद होना जाना चाहते हैं, आप अपनी तमाम फ्रीडम को हवाले कर देना चाहते हैं एक सुपर पावर के, और यूं आप अपने आप को किसी के कंट्रोल में दे देना चाहते हैं। तो वो कहते हैं ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत, इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने रिफ्यूज़ किया और फिर बात आगे लेके गए और कहा कि हमें देख लेना चाहिए कि रिलीजन के असल में ऑप्शंस क्या क्या हैं। रिलीजन कह लेंगे ऑप्शंस उसके यही हैं, जो मेजर ऑप्शंस हैं वो 3 ही हैं। वो ये कहते हैं कि या तो रिलीजन जो है डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, या रिलीजन जो है वो सब्स्टिट्यूशन क्रिएट करता है, या रिलीजन इंटॉक्सिकेशन क्रिएट करता है। इन्हीं 3 तरीक़ों से वो कोपिंग करना सिखाता है। जब बच्चा बड़ा होता है या एडल्ट होता है तो उसको जो सोसाइटी में मसाइल मिलते हैं, जो भी उसकी ख्वाहिशें होती हैं या जो कुछ भी उसके साथ थ्रेट्स आते हैं ज़िंदगी में, तो या तो वो रिलीजन उसको कहता है कि साहब डिस्ट्रैक्ट कर दो, यानी इट मीन्स के टू अवॉइड द पेन, कि ये मुसीबत तुम पर आनी ही आनी है, तो तुम ये सोचो कि भाई हो सकता है कि देखो और लोगों के साथ देखो, उनके साथ तो मुसीबत तुमसे भी ज़्यादा आई हुई है वगैरह वगैरह। तो डिस्ट्रैक्शन का जो फिनोमेना है उस तरह से एक तो रिलीजन हैंडल करता है। फिर उन्होंने कहा कि सब्स्टिट्यूशन के जरिए से हैंडल करता है, मतलब ये कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ काइंड ऑफ एक मोर प्लेजरेबल एक्टिविटी उसके बदले में देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। जैसे जन्नत का कॉन्सेप्ट है, जो कोई भी ऐसा एक XYZ कॉन्सेप्ट है वो एक सब्स्टिट्यूशन के जरिए से आपको बहलाता है। तीसरा इंटॉक्सिकेशन है, या फिर वो कहते हैं रिलीजन जो है वो इट्स मोर लाइक अल्कोहलिक या फिर कोई ओपियाइड की तरह काम करता है और इंटॉक्सिकेट कर देता है। तो कहेंगे ये 3 ही फिनोमेना है जिसके जरिए से रिलीजन हैंडल करता है। और फिर उन्होंने रिफ्यूज़ किया और कहा कि साहब ये तीनों के तीनों टेम्परेरी फिनोमेना है, इसके जरिए से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं और है, प्रॉब्लम डीप डाउन है। यूं करके इन्होंने बात और आगे बढ़ाई किताब के अंदर। फिर ये गए सिविलाइजेशन के अगले हिस्से के ऊपर और वहां जाकर इन्होंने बात की कि अब थोड़ी सी हम बात देख लें कि इनके फ्रस्ट्रेशन आ कहाँ से रही है ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर। उन्होंने बात की इट के ऊपर जाके, उन्होंने फिर सिलसिला शुरू किया। पहले तो उन्होंने बताया कि साहब ज़रा सा सिविलाइजेशन के ऊपर गौर कर लें कि फॉर एग्जांपल उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात की। इन्होंने कहा कि साहब थॉमस हॉब्स या जॉन लॉक या रॉसो, यानी आपको याद होगा थॉमस हॉब्स जो थे वो इंग्लिश फिलोसोफर थे, 1588 में पैदा हुए थे, 1679 में इनकी डेथ हुई थी। या जॉन लॉक थे जो 1632 में पैदा हुए थे, 1704 में इनकी डेथ हुई थी। या रॉसो थे जिनके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, 1712 में पैदा हुए थे, 1778 में इनकी डेथ हुई थी। इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बताया था कि सोसाइटी जो है वो एक डील देती है। किस तरह से डील देती है कि अपनी ड्राइव्स को कंट्रोल करो और उसके बदले में सोसाइटी फैसिलिटेट कर देती है, ज़िंदगी को आसान कर देती है, ज़िंदगी को उसके बदले में एक आपके ज़िंदगी में फैसिलिटी आ जाती है। इन्होंने कहा कि असल में ये चीज़ें ये जो जिस किस्म की इन्होंने इन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने बात की है, इन्होंने कहा कि ह्यूमन साइकोलॉजी इतनी रैशनल होती नहीं है। ह्यूमन साइकोलॉजी जो होती है वो बड़ी एनिमल ड्राइव की तरह की होती है। ह्यूमन साइकोलॉजी का मसला दूसरा है, उसके अंदर मौजूद है एक अनकॉन्शियस इड या जिसको हम इरोस कहते हैं, जो लिविंग ड्राइव है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। इरोस जो होती है वो अपना इजहार करती है कि मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, मैं अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहती हूँ, मैं सेक्स करना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। फिर वो थेंटोस को यूज़ करती है और उस एग्रेशन की वजह से आगे बढ़ती है। लेकिन सोसाइटी जो है वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। फिर ह्यूमन पर्सनैलिटी अपने ईगो के जरिए से उसको मजीद परफॉर्म करने लगती है, लेकिन सुपर ईगो के जरिए से उसको कंट्रोल करना पड़ता है। और सुपर ईगो के कंट्रोल की वजह से क्या होता है, वो इट जो होती है वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। जब वो फ्रस्ट्रेट होती है तो उसके नतीजे में उसमें से न्यूरोसिस डेवलप होता है, उसमें से साइकोसिस डेवलप होता है। अगर वो एक्सट्रीम फॉर्म हो तो साइकोसिस डेवलप होता है, नहीं हो तो न्यूरोसिस डेवलप होता है। और अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में चले जाए बकौल इनके, तो फिर सब्लिमेशन होती है। जो मैंने आपको बताया था कि सब्लिमेशन क्या होती है, सब्लिमेशन ये होती है कि साहब कोई कॉन्फ्लिक्ट है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, फिर यानी कोई क्रिएटिव डायरेक्शन में चले जाए तो फिर एक पॉजिटिविटी डेवलप हो जाती है। तो इस चैप्टर तक आने के बाद मुझे कुछ ये गुमान होने लगा था कि शायद वो उस तरफ जा रहे हैं कि जितने भी हमारे प्रोसेसेस हैं, जितना भी कुछ हमारी ज़िंदगी में होता है, वो असल में इट्स अ पार्ट ऑफ द सब्लिमेशन, जो एक नई तरह की चीज़ डेवलप होती है। दोस्तों अभी कुछ और चीज़ें भी हैं, आगे हम डिस्कस कर लेते हैं इसे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर बात कर लेते हैं इसके ऊपर।
Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. Was your family or business prepared for this financial crisis? Want to learn how I prepare my clients with the essential financial planning pyramid for any financial crisis come their way? Hello, this is Zahid Sayed from Arooj Financial. For your complimentary Zoom or Skype meeting, call my office at 905-624-0008 or visit aroojfinancial.com. Buying or selling a residential or commercial property is one of the biggest financial decisions most people will make in their life. The real estate lawyers at Alam Law Chambers will guide you through the complete real estate laws to ensure your transaction completes on time and your dreams come true. Reliable and affordable. Alam Law. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff at Mississauga, Jeddah, and Islamabad is always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. We are the #1 pilgrimage specialist for Hajj, Umrah, as well as ziyarat to Iran and Iraq. Global Travel and Tours is a one-stop solution for your travel, immigration, and Forex needs. We are IATA approved agents and an authorized Umrah agent. To book your holiday or Umrah package, please give us a call right now at 1-877-275-3555. We look forward to hearing from you. जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मुस्लिम वेलफेयर सेंटर के जरिए आप पाकिस्तान के रेगिस्तान में प्यासों को पानी पिला सकते हैं, गरीब बच्चों की तालीम और माली परवरिश कर सकते हैं, बीमारों का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। ज़कात, सदक़ात या फिदिया देने के लिए आज ही हमें फोन करें 1-866-754-3111। At Cityscape, this is how we say I love you. Ljubim te. मैं थानू प्यार करदा। Te ljubesc. Je t'aime. मुझे तुमसे प्यार है। Ja tebe lublю. Te amo. 我爱你。 Cityscape. Come join Cityscape and fall in love. वेलकम बैक दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे सब्लिमेशन की, यानी किस तरह से एक रिप्रेशन ऑफ थॉट है वो किस तरह से क्रिएटिव और पॉजिटिव एक्टिविटी में कन्वर्ट हो सकता है, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। तो जो भी आर्ट है सोसाइटी का, या फिलॉसफी है, या साइंस है, ये जो कुछ भी पॉलिटिक्स है, जितने भी हमारे जो स्ट्रक्चर हैं जो हमसे डेवलप होते हैं, जिस किस्म की हमारी एक शेप सोसाइटी में डेवलप होती है, उसको हम किसी हद तक सब्लिमेशन कह सकते हैं कि ये असल में वही कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो अभी हमने थैंटोस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, या जो इरोस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, यानी जो लाइफ की ड्राइव थी, या जो डिस्ट्रक्शन की ड्राइव थी, या डेथ की जो ड्राइव थी, उसके सुपरेशन के नतीजे में जब इट जो है वो फ्रस्ट्रेट होता है, जो इंस्टिंक्ट ड्राइव जब फ्रस्ट्रेट होती है और जब वो रिएक्ट करती है, और ईगो यानी जो सेल्फ होता है वो उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर जब सुपर ईगो उसको कंट्रोल करता है तो नतीजा क्या होता है? नतीजा या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ जाती है, नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है। नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है तो हमको साइकोसिस नज़र आता है, न्यूरोसिस नज़र आता है, मेंटल डिसऑर्डर नज़र आते हैं, एंग्जाइटी नज़र आती है, डिप्रेशन नज़र आता है। पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है तो फिर चीज़ें दूसरी तरफ चली जाती हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि देयर शुड बी अ बैलेंस।
उसके लिए आपकी जो लिबिडो ड्राइव है, लिबिडो का लफ्ज भी इसी तरह यूज किया ना, सेक्सुअल ड्राइव को कहते हैं, लेकिन ये जो बेसिक इंस्टिंक्ट ड्राइव है उसको कंट्रोल करने में बैलेंसिंग का होना जरूरी है। एक बार फिर ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में गए यहाँ पर आगे जाकर, रिलीजन के हवाले से फिर दोबारा बात भी की थी उन्होंने। बात फिर वहीं से जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था चार्ल्स डार्विन की बात जो की थी कि उन्होंने, उनकी जब किताब आई थी ना ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, तो दोस्तों जब ये किताब आई थी तो उस वक्त इनकी उम्र कोई 4 या 5 साल की थी, क्योंकि मैं देख रहा था कि ये किताब आई थी 1859 में, जबकि जो हमारे ये जो फ्रायड हैं वो पैदा हुए थे 1856 में, 1856 में। एनीवे, तो उस वक्त तक या उससे पहले तक, चार्ल्स डार्विन से पहले तक का कॉन्सेप्ट हम ये कह सकते हैं कि एक होमो सेपियंस का कॉन्सेप्ट था कि एनिमल से इंसान पैदा हुआ है, यानी उसके बाद से कॉन्सेप्ट आया था एनिमल से, लेकिन उससे कबल का जो कॉन्सेप्ट था उसको हम कह सकते हैं होमो रिलीजियस कॉन्सेप्ट था। होमो रिलीजियस का मतलब ये कि खुदा है जिसने इंसान को पैदा किया। अच्छा, ये जब आते हैं हमारे फ्रायड, तो वो चूंकि साइकोलॉजिकली उसके जो एनालॉग की बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि साहब असल में अनकॉन्शियसनेस जो है, जिसको हम अनकॉन्शियस कहते हैं, वो असल में जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट है वो उसको सोल कहता है। वो असल में जो सोल का कॉन्सेप्ट है वो अनकॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है। तो उन्होंने कहा कि असल में होमो रिलीजियस का जो कॉन्सेप्ट था वो फर्स्ट डिमोलिश हुआ इनकी वजह से, चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की वजह से। फिर जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये पहला ब्लो था। उसके बाद फिर आगे गए, इसी किताब में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब कोपरनिकस आते हैं और वो ये बताते हैं कि असल में दुनिया सूरज के इर्द गिर्द नहीं घूम रही है, बल्कि ज़मीन जो है, दुनिया जो है वो ज़मीन के इर्द गिर्द नहीं घूम रही, ज़मीन महवर नहीं है बल्कि सूरज महवर है, तो वो एक दूसरा ब्लो जिसको हम कॉस्मेटिक ब्लो कह सकते हैं। तो पहला ब्लो जो पड़ा उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसके अंदर रिलीजन जो था मेन इंसान का मरकज़ था, या इसको जिसको हम होमो रिलीजियस कह रहे थे, वो होमो रिलीजियस जो है वो ब्रेक हुआ पहले ब्लो की वजह से, जिसको हम बायोलॉजिकल ब्लो कह सकते हैं, जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के थ्रू आया था। और उसके बाद फिर ये दूसरा ब्लो हम कह सकते हैं कोपरनिकस का आया, जिसने उसको कॉस्मोलॉजिकल ब्लो कह सकते हैं। उसके बाद ये तीसरा फ्रायड का ब्लो नजर आता है, जिसको हम साइकोलॉजिकल ब्लो कह सकते हैं, जब वो कहते हैं कि असल में सोल का जो कॉन्सेप्ट है वो अनकॉन्शियसनेस का है। वो असल में सारे के सारे थॉट्स जो आ रहे होते हैं वो अनकॉन्शियस से सबकॉन्शियस में और सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में आ रहे होते हैं। दैट्स हाउ द माइंड डेवलप। तो उन्होंने इसीलिए उसको पूरे के पूरे जो रिलीजन का जो कॉन्सेप्ट है उसको उन्होंने उसको इल्यूजन ही कहा। उन्होंने उनकी जो किताब है बाज़ाब्ता इस पे कि ये जो पूरा रिलीजन है ये इल्यूजन के ऊपर बेस करता है, यानी रियलिटी जो है उसकी मिस इंटरप्रिटेशन है, जो सेंसरी मिस इंटरप्रिटेशन है किसी रियलिटी की, उसको हम इल्यूजन कहते हैं। तो यूं बात होमो रिलीजियस है। अच्छा, ये लफ्ज़ उन्होंने इसके लिए कहीं किताब में उन्होंने कहीं यूज़ नहीं किया कि उसको कोई जो टर्मिनोलॉजी है वो साइकोलोगस या इस तरह नहीं कहा। इन्होंने बस यही कहा कि ये होमोलोगस थी। सच्ची बात तो ये है दोस्तों कि ठीक है कि सारे ब्लोस के बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई रिलीजन जो है वो सब दुनिया से चला गया, ऐसा नहीं हुआ। रिलीजन अपनी फॉर्म में मौजूद रहा, लेकिन उसकी एक जनरल परसेप्शन ज़रूर चेंज हो गई, यानी एक ओवरऑल इंसान का जो स्ट्रक्चर है, सोचने का जो अंदाज़ है वो मुख्तलिफ होता चला गया। होमो साइकोलोगस हम उसको उस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं कि एक मोर लाइक है कि अनकॉन्शियसनेस की जो एक नई जिसे कहते हैं परसेप्शन है, उसने इंसानों को नई साख्त भी दे दी कि वही इंसान ठीक है कि मज़हब के जाने के बाद भी वो ग्रुप फॉर्म के अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने लगा, अपने आप को एक पूरे के पूरे एक शेप में एक अपनी आइडेंटिटी दूसरी बनाने पर मजबूर हो गया। फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स के लिहाज से, लिटरेचर के लिहाज से या आर्ट के लिहाज से इंसान ने अपनी शनाख्त बनाई। वो महज होमोलोगस या एक स्पिरिट या एक रूह की शक्ल से बाहर निकल गया। इसमें फिर वो आगे गए और उन्होंने बताया हमारे फ्रायड साहब ने कि जैसे जॉन लॉक है इंग्लिश फिलोसफर, उन्होंने उनकी फिलॉसफी के बाद हमको इंसान एक पॉलिटिकल बीइंग की शक्ल में नज़र आता है। या बिल्कुल ऐसे कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स की जो पूरी इकोनॉमिकल फिलॉसफी है, जब हम देखते हैं कि लेबर और प्रॉपर्टी और उसका कॉन्सेप्ट देते हैं तो वहाँ पर हमें इंसान दूसरी शक्ल नज़र आता है, उसको हम इकोनॉमिकल बीइंग कह सकते हैं। तो एक इंसान पॉलिटिकल बीइंग बन गया, एक इंसान इकोनॉमिकल बीइंग बन गया। तो इन जनरल इंसान की शेप बदलती चली गई, वो रिलीजियस जो स्पीशीज थी उसकी शक्ल से बाहर निकल गया, तो यूं एक शक्ल बदल गई। फ्रायड की जो थ्योरी है वो मतलब एब्सोल्युटली अगर हम नहीं भी कहें तो उसके इफेक्ट्स हमें नज़र आते हैं। अच्छा, खुसूसन इस मौजू के ऊपर जब ये आगे जाते हैं तो ये कहते हैं कि एक बैलेंस का होना ज़रूरी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और थोड़ी और भी टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कराते हैं यहाँ पे फ्रायड कहते हैं कि एक तो बात उन्होंने ईगो की कही थी और वो ड्राइव इजहार करती है, तो एक ईगो ड्राइव है, वो कहते हैं कि ईगो ड्राइव इनवर्ड होती है, जबकि एक और ड्राइव भी होती है जिसको ऑब्जेक्ट ड्राइव कहते हैं। ऑब्जेक्ट ड्राइव जो होती है वो आउटवर्ड होती है। ऑब्जेक्ट ड्राइव का मतलब है
किसी चीज़ को एक्वायर करने के लिए, किसी चीज़ को वट एवर सराउंडिंग में है उसको हासिल करने की कोशिश करना, उसको ऑब्जेक्ट ड्राइव कहते हैं। तो कहते हैं कि ईगो ड्राइव और ऑब्जेक्ट ड्राइव के दरमियान का अगर बैलेंस भी ऑड हो जाए या टूट जाए तो उसमें भी न्यूरोसिस डेवलप हो जाता है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो अपने साइको एनालिसिस किया है इंसान के इंस्टिंक्ट ड्राइव का, उसका ताल्लुक उन्होंने बाहर की सोसाइटी से बनाने की कोशिश की है कि किस तरह से सुपर ईगो जो है वो कंट्रोलिंग फिनोमेना के जरिए से अपने अंदर ढालने की कोशिश करता है और उसके नतीजे में इट जो है वो फ्रस्ट्रेट होता है और न्यूरोसिस, साइकोसिस या एब्नॉर्मल पर्सनैलिटीज डेवलप करता है। कई एक चीज़ें उन्होंने बताई। फॉर एग्जाम्पल नार्सिसिज्म है, यानी खुद को पसंद करना, खुद को सब कुछ समझना, एक सतैयत होती है, आपने देखा होगा लोगों के अंदर। वो नार्सिसिज्म जो होती है वो एक बाज़ाब्ता पैथोलॉजी भी हो सकती है। उसके अंदर भी यही कहते हैं कि जो लिबिडो की ड्राइव होती है, ये जो इनिशियल ड्राइव होती है सेक्स की, वो अगर आउटवर्ड होने के बजाय इनवर्ड हो जाए तो नार्सिसिज्म डेवलप हो जाता है। उन्होंने बताने की कोशिश की कि जिस तरह से ये जो कल्चर जो है प्रोग्रेस करता चला जाता है, उसी तरह से ये अंदर एक तरह का गिल्ट डेवलप होता चला जाता है। बल्कि गिल्ट के बजाय हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं लफ्ज़ अनहैप्पीनेस डेवलप होती चली जाती है। यानी ये जो पूरी सोसाइटी जो है वो हमारे इंस्टिंक्ट ड्राइव को इस तरह से कंट्रोल करती चली जाती है, या उसको हम मैनिपुलेट कह सकते हैं, मैनिपुलेट करती चली जाती है कि हमारे अंदर से हैप्पीनेस निकल जाती है। अच्छा, इसी चैप्टर में आगे जाकर उन्होंने एक और ये जो हेट्रोसेक्सुअल जो रिलेशनशिप है इंसानों की, उसके ऊपर भी, जिसको मैरिज कहते हैं, कि एक हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप और जस्ट टू वन पर्सन रिलेशनशिप जो है, यानी मोनोगैमस हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप जो है, उसको भी उन्होंने तनकीद का निशान बनाया। उन्होंने कहा कि साहब ये जो मोनोगैमस हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप है वो भी फ्रस्ट्रेशन डेवलप करती है। इट्स वेरी हार्श थिंकिंग कि अगर इसका कोई अल्टरनेटिव है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि दैट्स हाउ द सोसाइटी डेवलप। मगर डीप डाउन ये भी फ्रस्ट्रेशन डेवलप करती है, क्योंकि ह्यूमन इंस्टिंक्ट ड्राइव इतनी सिंपल है नहीं। इट जो है, इंसान की जो लिबिडो जो है वो इतनी सिंपल नहीं है कि उसको आप एक तरह के बखौल कैसे सांचे में डाल दें और उसी की तरह के ब्लॉक्स बनाना शुरू कर दें। इसी वजह से कहते हैं वो अनहैप्पीनेस डेवलप करती है। आगे जाकर उन्होंने सुपर ईगो पर मजीद बात की, गिल्ट के ऊपर बात की, रिमोर्स के ऊपर बात की, एग्रेशन पर बात की, किस तरह से सारा न्यूरोलॉजिकल फिनोमेना डेवलप होता है, किस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं इंडिविजुअल के दरमियान और सोसाइटी के दरमियान डेवलप होते चले जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती चली जाती है। वो कहते हैं कि असल में मसला क्या है कि सोसाइटी का ये गोल नहीं है कि वो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करे या आपको प्लेजर प्रोवाइड करे। हैप्पीनेस और प्लेजर जो ना वो आपके ड्राइव के अंदर ही होता है, वो आपके इंस्टिंक्ट ड्राइव के अंदर होता है। जैसे एनिमल के अंदर होता है वैसे इंसान के अंदर होता है। सोसाइटी जो है ना उसका काम और है। वो कहते हैं सोसाइटी का काम है पीस और स्टेबिलिटी। पीस और स्टेबिलिटी के खातिर अगर वो आपकी हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस कर दे, दैट्स फाइन फॉर सोसाइटी। तो सोसाइटी आपकी हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस करती चली जाती है, और आपकी हैप्पीनेस जब सेक्रीफाइस होती है तो आपकी जो एग्रेशन की जो ड्राइव है, जो आपकी लाइफ की जो ड्राइव है, रोज है, या जो आपकी वायलेंस की जो ड्राइव है, वो सुपर ईगो की थ्रू कंट्रोल की जाती है और आपके अंदर आपके बिहेवियर में चेंज आता चला जाता है, और वो सारा का सारा जो बैलेंस है वो डैमेज होता रहता है। वो नजर नहीं आता है लेकिन वो अंदर रहता है। अगर कोई आदमी आउट ऑफ कंट्रोल चला भी जाता है और जस्ट अपने आप को वैसे ही परफॉर्म करता है जैसा कि उसकी ड्राइव कहती है, जैसे कि इंस्टिंक्ट ड्राइव या एनिमल ड्राइव कहती है, तो उसके बाद उसमें गिल्ट पैदा होता है। हालांकि इन्होंने आगे ये गिल्ट के अंदर डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि असल में गिल्ट जो है इसमें उसका कसूर नहीं है फ़र्द का, कसूर तो असल में सोसाइटी का है, जिसने वो अपने फिनोमेना बनाए हुए हैं, जिसने उसमें सारा स्ट्रक्चर ऐसा बनाया हुआ है, लेकिन कसूर बना दिया जाता है गिल्ट का। और इस तरह से इंसान खुद गिल्ट कॉन्शियस हो जाता है कि यार ये मुझे काम करना नहीं चाहिए था, ये मोरल के अगेंस्ट है। लेकिन ये मोरालिटी और ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती हैं, क्योंकि पॉलिटिकली बीइंग या इकोनॉमिकल बीइंग या इस किस्म के एक एनिमल डेवलप किया जाता है सोसाइटी की तरफ से, जिसकी वजह से उसकी ड्राइव जो होती हैं मुसलसल इम्बैलेंस होती रहती हैं। और यूँ क्या इन्होंने मतलब आखिर में साफ कहा कि साहब ये बड़ा ट्रेजिक डिलेमा है। पूरी जो सिविलाइजेशन की सोसाइटी है उसका अगर हार्ट देखें तो एक बड़ा ट्रेजिक नज़र आता है, लेकिन बदकिस्मती से उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि दैट्स हाउ द सोसाइटी इज़ गोना डेवलप। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो यूँ ये इन्होंने इसका बड़ा पेसिमिस्टिक किस्म का एंड किया इस किताब का, और यही कि साहब इसका कोई हल नहीं है। अब इसके अलावा तो दोस्तों इसके अंदर और भी बहुत सारी बातें हैं। ऑफ कोर्स ये बड़ी मतलब मैं कहूँगा गंभीर किस्म की किताब है, जिसको जितना आप पढ़ेंगे और जितना इसकी डिटेल में जाएंगे उतनी ही नई नई बातें आपको सोचने में मजबूर करेंगी। ख़ुद फ्राइड के हवाले से अलबत्ता मैं ज़रूर कहता चलूँ, जैसे हमने पहले ही बात की थी कि फ्राइड के साथ ये रहा सिलसिला कि उन्होंने जो कुछ भी थ्योरीज प्रोड्यूस की, वो उनके जो डिसाइपल्स थे या उनके फॉलोअर्स थे वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट का शिकार रहे, और वो कुछ ना कुछ उसके ऊपर हमेशा एक तनकीद भी चलती रही। जैसे कॉलरिंग
जंग की मैंने बात की थी, कॉल जुंग वही थे, कॉल जुंग जो इनके डिसिपल थे या इनके फ्रेंड थे, जूनियर फ्रेंड थे, उन्होंने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की बात की थी। ये कॉल जुंग वही थे जिन्होंने एक्सट्रोवर्टेड या इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी को डिफाइन की थी। उनके साथ भी इनका एक कॉन्फ्लिक्ट रहा। या बिल्कुल ऐसे ही एडलर, अल्फ्रेड एडलर, जो जिनका नाम मशहूर है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एडलर ने दिया था, उनके साथ भी इनका कॉन्फ्लिक्ट रहा। बिल्कुल ऐसे ही मैंने शुरू में बताया था कैरन हॉर्नी, जो इनकी एक तरह से डिसिपल ही थी, स्टूडेंट की तरह थी, मगर उनका भी इनके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट था। खुसूसन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, मैं खासतौर पर चाह रहा था कि प्रोग्राम खत्म होने से पहले इसका भी डिस्कशन थोड़ा सा कर लूँ। एडिपस कॉम्प्लेक्स वाला कॉन्सेप्ट जो इन्होंने दिया था कि साहब जब बच्चा छोटा होता है और जब वो अपने ओरल फेज से, एनल फेज से और फिर जेनाइटल फेज से, यानी 2 साल से 7 साल की फेज में जा रहा होता है, तो वो जो उसके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, यानी एक बेटे का माँ से अट्रैक्शन जो होता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन उनका, इन्होंने कहा है कि वो सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है जो बाप के लिए एक राइवल्टी पैदा करता है, बाप को अपना दुश्मन समझता है। ये एक पुरानी यूनानी कहानी है जिसमें एडिपस कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट लिया उन्होंने वहाँ से, और उन्होंने कहा कि उसकी वजह से क्या होता है कि वो बाप के लिए एक दुश्मनी होती है और माँ के लिए वो मोहब्बत होती है, सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है। उसको उन्होंने एडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया था। जब इसी कॉम्प्लेक्स को उल्टा करके बात की गई कि फिर बेटी और बाप का क्या कनेक्शन है, तो उन्होंने उसके जवाब में पेनिस एनवी का कॉन्सेप्ट दिया। पेनिस एनवी का कॉन्सेप्ट क्या है कि एनवी आपको पता है जेलसी को कहते हैं, तो कि ये साहब चूंकि बच्ची के अंदर पेनिस नहीं होता है तो वो उसके अंदर एक जेलसी होती है, और वो जेलसी जो होती है वो बाप की तरफ उसको अट्रैक्ट करती है जो माँ के अंदर नहीं होता है। तो तो ये इट वॉज वेरी हार्श कॉन्सेप्ट। जब आप सुन रहे होंगे तो यकीनन सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन दैट्स हाउ ही सेज कि अनकॉन्शियसनेस के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट्स चाइल्ड लाइफ के अंदर ग्रो करते हैं, और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट रिप्रेस हो जाए, यानी अनकॉन्शियसली रिप्रेस हो जाए, इसकी कोई एक्सप्रेशंस डेवलप ना हो, तो फिर उसके इफेक्ट्स आते हैं और पर्सनैलिटी चेंज होती है, और पर्सनैलिटी में डिफेक्ट ओरल पर्सनैलिटी और एनल पर्सनैलिटी और व्हाटसोएवर पर्सनैलिटी या न्यूरोसिस या साइकोसिस डेवलप होता है। इसके ऊपर कैरन हॉर्नी ने ऑब्जेक्शन किया था। उसने कहा था कि ये सब इतना ऐसा नहीं है, बल्कि उसने कहा था कि असल में वॉर्म का जो है ना कॉम्प्लेक्स ज़रूर डेवलप होता है मर्दों के अंदर, कि वो बच्चा नहीं दे सकते, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये जो पेनिस एनवी का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो डिसरिगार्ड किया था। तो हुआ ये था कि जो इन्होंने कॉन्सेप्ट्स दिए उसके ऊपर खासी डिबेट, खासे डायलॉग रहे, खासी उसकी रिजेक्शन आई, मगर एट द एंड ऑफ द डे मैं बस ये बात करूँगा कि साहब ये ठीक है कि आज मॉडर्न दौर में जब हमारे पास कोई मरीज आता है, मैं तो खैर साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतनी बात पता है कि हम उसका ट्रीटमेंट आमतौर पर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से करते हैं या साइक मेडिकेशन से करते हैं। इट्स ए शॉर्ट टर्म मेडिकेशन और ट्रीटमेंट प्लान के साथ कोई आदमी आया तो उसको हम कॉग्निशन यानी उसका जो थॉट प्रोसेस है उसको हम मोल्ड करें और उससे उसका बिहेवियर सही करें, और ये आमतौर पर सेशंस की फॉर्म में किया जाता है और डायलॉग्स के थ्रू किया जाता है। और दूसरा तरीका जो होता है वो मेडिकेशन का, जो साइकोथेरेपी होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की मेडिकेशन देते हैं और मरीजों को ठीक करते हैं। लेकिन इसकी जो बुनियादी फाउंडेशन है वो असल में फ्राइड के पास से ही आ रही है। ये जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का पूरा कॉन्सेप्ट है उसकी फाउंडेशन हमारे फ्राइड के पास से ही आ रही है। उन्होंने ही ये सारे के सारे जो फ्री फ्लोट का कॉन्सेप्ट है या टॉकिंग का कॉन्सेप्ट है या ड्रीम की इंटरप्रिटेशन कॉन्सेप्ट है, ये सारी की सारी साइकोथेरेपी जो है ये फ्राइड की ही ईजाद की हुई है। ये अलग बात है कि अब मॉडर्न दौर में वो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की जाती है, मगर फाउंडेशन वहीं पर ही। एनीवे दोस्तों, ये मुझे अंदाज़ा है कि ये बड़ी गंभीर किस्म की किताब थी और बहुत ही इसे कहते हैं ना साइकोलॉजी के खुसूसन स्टूडेंट्स के लिए या उनके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी जो वाकई साइकोलॉजी में, ह्यूमन साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन बड़ा उन्वान था, मैंने सोचा कि कम से कम हमारे जहन में रहे कि ये भी एक पूरी दुनिया है जो कहीं से मिटी हुई है। तो मुझे अच्छी लगी थी किताब, तो मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लूँ। मेरा ख्याल अब मुझे इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर हाजिर होऊंगा फिर एक नई किताब के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।